नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेट जून 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 9 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है कि इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए इंद्रासन पर्वत शिखर की, तो ये हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इंद्रासन पर्वत शिखर तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। कुल्लू में इसके अलावा और कौन कौन से पर्वत शिखर है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा कुल्लू में है सांच पर्वत चोटी, सांच पीक। सांच के अलावा पतालसू चोटी, ये भी आपके कुल्लू में है। पीन पार्वती चोटी, ये भी कहाँ पर है, कुल्लू में है। पीन पार्वती के अलावा श्रीखंड पीक, ये भी कहाँ पर है, कुल्लू में है। कुल्लू में ही आपका मेवा कुंदिनो चोटी है। दियो टिब्बा, बहुत बार पूछा गया दियो टिब्बा कहाँ पर है। दियो टिब्बा पीक भी आपके कुल्लू में है। सोलंग पीक, सोलांग या सोलंग पीक, ये भी कहाँ पर है, आपके कुल्लू में ही है। और डिब्बी बोकरी, डिब्बी बोकरी तो सबसे ऊंची चोटी है कुल्लू की। अच्छा, अगर बात की जाए किन्नौर, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, जो कि पूरे हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए किन्नौर में ही आपका गुशु चोटी है, आपका पीशु चोटी है, फावारांग चोटी है, रालदांग चोटी है। आपकी किन्नर कैलाश पूछी जा सकती है परीक्षाओं में कि कहाँ, ये भी आपके कुल्लू में है। जोर कादेन है। गौर गुशु और पीशु मैं आपको बता चुका हूँ कुल्लू में। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला, जो कि पूरे हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 7,026 मीटर के आसपास है। अच्छा मित्रों, अगर बात करें आपकी लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी की, तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो वो मनीरेंग है। और अगर इसकी बात करें तो लाहौल स्पीति में बहुत सारी चोटी, जैसे कि मुरांगला, श्रृंगला, लछांगला, मुकर बेहू, शिखर बेहू, सालतू दापारी, सारी की सारी चोटियाँ कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। अच्छा, अगर सिरमौर की बात करें तो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी आपकी चूड़धार है। और चूड़धार अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहा था, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ टैक्स की बात की जा रही थी, चूड़धार मंदिर जहाँ की शिरगुल महाराज का मंदिर है, चूड़धार चोटी की जो हाइट है वो 36-47 मीटर है। अगर आप भी एच पी टेट जून की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अब जे बी टी आर्ट्स और जे बी टी टेट और नॉन मेडिकल का टेट अभी वापस बचा है, तो अगर आप इस स्ट्रीम के हो और आप भी हम मुझसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। अच्छा, बात करें, ये तो हमारी हिमाचल की चोटियाँ थी, इतना ही हम यहाँ पे देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ज़्यादा डिटेल्स हम यहाँ पे जाने वाले नहीं है, बिकॉज हमारे पास अभी समय कम है और मैराथन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं। क्योंकि टीजीटी आर्ट्स का पेपर आप देख सकते हो बहुत ही आसान लेवल पे आया था। तो लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो लालूनी जोत आपके पड़ती है लाहौल स्पीति में। लाहौल और स्पीति के मध्य और कौन कौन सी है, तो लाहौल स्पीति के मध्य आपका कुंजुम दर्रा है। आपका बहुत बार पूछा जाता है पेपर में टेम्पोला, टेम्पोला दर्रा, तो टेम्पोला दर्रा कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति में। आपका एक शाखारोप दर्रा है, शाखारोप दर्रा, ये भी आपका यहीं पर है। आपका लालूनी हो गया, लालूनी हो गया। लालूनी के अलावा एक और है गुलारी, गुलारी दर्रा, लेकिन ये बहुत कम पेपर में आता है गुलारी, इसको जरूर याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट है आपका सांच दर्रा। इस बार की जो आने वाली टेट परीक्षा है वहाँ पर सांच दर्रा और दराटी दर्रा पक्का आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो सांच दर्रा कहाँ पे, तो सांच दर्रा और दराटी दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है, ये चंबा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको इनको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चंबा को जम्मू से, अब मेरा पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा अच्छा लिख लीजिए सर, अब मैं इसको पेन लाने की कोशिश करूँगा इसके लिए। तो चम्बा को जम्मू से जोड़ता है आपका पादरी, कौन सा दर्रा, पादरी दर्रा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले दर्रे कौन से, कि सर चंबा को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं, इसकी ही बात करते हैं। तो एक तो चोरी दर्रा है, चोरी दर्रा किससे किसको जोड़ता है, चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। चोरी के अलावा आपका बारू, बारू दर्रा, ये भी किससे किसको जोड़ता है, तो बारू दर्रा भी आपका चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। इसके अलावा आपका तेलंग दर्रा, तेलंग दर्रा भी आपका किससे किसको जोड़ता है, ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। एक है भीम गसूतड़ी, भीम गसूतड़ी, ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तो ये सारे आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले दर्रे चोरी दर्रा, जालसू दर्रा, बलेनी दर्रा, वारू दर्रा, तेलंग दर्रा और भीम गसूतड़ी दर्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि कालिका कुंड पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अच्छा, अगर बात की जाए कालिका कुंड पानी के स्रोत की, तो ये हिमाचल के किस जिले में, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अगर कालिका कुंड पानी के स्रोत की बात करें तो ये हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कालिका कुंड चंबा में कहाँ पर है, एक बार ये भी पूछा गया, तो चंबा के मान में है।
कहाँ पर है? चंबा के मान नामक जगह में। तो चंबा के मान में है आपका कालिका कुंड, गर्म पानी का झरना। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन से? सर चंबा के ही बता दीजिए। चंबा के भरमौर में एक और है धनचो। धनचो पूछा जा सकता है कि धनचो कहाँ पर है, तो धनचो आपके चंबा के भरमौर में है। चंबा के पंचपूला एक जगह वहाँ पर है सप्तधारा। सप्तधारा पानी का चश्मा, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके चंबा में है। इसके अलावा अगर बात करें चंबा के साथ कुल्लू, कुल्लू में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लू में आपका मणिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षाओं के लिए। मणिकरण के अलावा आपका कसोल, कसोल भी इम्पॉर्टेंट है। कसोल के अलावा आपका वशिष्ठ है, वशिष्ठ भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वशिष्ठ जो है वो ब्यास नदी के बाएं तट में है। खीर गंगा भी आपका गर्म पानी का झरना, ये कहाँ पर है? खीर गंगा गर्म पानी का झरना भी कुल्लू में है। कसोल भी कहाँ पर है? आपकी कुल्लू में। और कसोल जो है पार्वती नदी के तट पर एक निकथन गाँव है, उसके विपरीत किनारे पर है। वशिष्ठ भी आपका कहाँ पर है? ये भी कुल्लू मनाली में है। मंडी, मंडी में एकमात्र है, मंडी में आपका तत्तापानी। तत्तापानी कहाँ पर? तो तत्तापानी झरना जो है वो आपका मंडी में है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मंडी के अलावा आपका कांगड़ा दिया है। कांगड़ा में आपका जैसे कि आपका है लुनानी, लुनानी ठंडे पानी का। तो लुनानी कहाँ पर, ये पूछा जा सकता है। और इसकी जो खोज है वो, इसको खोजा था लुनानी ठंडे पानी के चश्मे को कैप्टन कोलमैन ने। कहाँ पड़ता है? ये कांगड़ा में है। कांगड़ा में ही आपका सलोल है और आपका बैजनाथ जो है, बैजनाथ चश्मा है। और सुलह भी जो है वो एक ठंडे पानी का चश्मा है जो कि कांगड़ा में पड़ता है। तो कांगड़ा की भी देख लिए, हर जिले के हमने इंपॉर्टेंट देख लिए जो कि परीक्षाओं में हमसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? तो 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्त किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महिषी देवी। अब आप बोलेंगे कि महिषी देवी का जो संबंध है वो किससे है? तो महिषी देवी का जो संबंध है वो चंबा रुमाल से है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये चंबा जो रुमाल है वो ये महिषी देवी से संबंधित था। अगर बात करें चंबा पेंटिंग की, चंबा पेंटिंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चंबा की जो पेंटिंग है वो किसके कार्यकाल में ये जो है फली फूली थी? तो चंबा की पेंटिंग 9वीं शताब्दी में चंबा के राजा एक गोपाल सिंह हुआ करते थे, गोपाल सिंह के शासनकाल के दौरान ये फली फूली थी, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो माफ़ी चाहूँगा, इसका गोपाल सिंह ने इसका था राजा उदय सिंह, चंबा की पेंटिंग का। तो चंबा की पेंटिंग जो है किसके शासनकाल के समय फैली थी? चंबा के राजा उदय सिंह के समय। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करता हूँ निक्का, निक्का एक पेंटर थे, किस किस रियासत के थे? ये एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया। तो निक्का चंबा रियासत, किस रियासत के पेंटर थे निक्का? चंबा रियासत के पेंटर थे आपके निक्का। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी स्कूल पेंटिंग है वो बसोली स्कूल पेंटिंग है। कौन सी है? बसोली स्कूल पेंटिंग, जो कि जहाँ पे राधा और कृष्ण की जो मूर्ति है उनको उनकी चित्रकलाएं हैं, शैलियाँ उनको दिखाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बसोली स्कूल पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पेंटिंग है और वो राजा कृपाल के समय फली फूली थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिमाचल की सबसे पुरानी पेंटिंग जो है वो बसोली स्कूल पेंटिंग, वो किसके शासनकाल के समय फली फूली? तो राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त था? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और छूट गया हमारा। ये क्वेश्चन था डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है? तो ये क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था। तो डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जिले से संबंध रखती है और इन्होंने सबसे कम उम्र में उस दौरान जो है माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और माउंट एवरेस्ट की बात करें, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट जो है वो 8,848.86 मीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के एग्जैक्ट बोलूँ तो मनाली से संबंध रखती है। और इनको जो है इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग हुई थी वो पर्वतारोहण संस्थान मनाली से हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है 1993 के आसपास की थी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला थी जोको तबई। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी उसका नाम क्या था? तो भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उसका नाम था बछेंद्री पाल। 1984 के आसपास बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी पहले दुनिया में पहले थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे गए थे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं सागर माथा, इस बात को भी आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले वाले से इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट मैराथन में क्वेश्चन होते ही होता है। मैं ज़्यादा डिटेल से तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जितना जा रहा हूँ अंदर घुस रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी अभी जेबीटी का भी एग्ज़ाम होना है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप भूल गए टीजीटी का ही डालोगे, जेबीटी का नहीं डाल रहे हो क्या? भाई मेरे को सबकी पेन है, मैं थोड़ा सा एक दो दिन से अपने कार्य से बिजी था। आप देख सकते हो टीजीटी कमीशन के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ। अभी हमारा नया बैच उसके लिए चल रहा है, तो उसके लिए भी क्लासेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीजीटी कमीशन के लिए भी चल रही है, तो उसके वजह से थोड़ा बिजी था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। मैराथन कंटिन्यू इसी प्रकार आएगी। लाइव मैंने आपके साथ वादा किया है, 2 दिन आप पेपर से 2 दिन पहले आपके बीच लाइव आऊँगा, 2 लाइव आपके बीच लाने वाला हूँ, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जेबीटी वालों, नॉन मेडिकल वालों के लिए जीके और साइको, और जेबीटी वालों के लिए भी जीके, साइको और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट आपके लिए मैराथन सेशन में लाने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त था? तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त जो था वो था जस्टिस जे.एन. बनर्जी। जस्टिस जे.एन. बनर्जी हिमाचल प्रदेश का पहला न्यायिक आयुक्त था। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त होता है चीफ कमिश्नर। तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो हिमाचल प्रदेश के थे वो थे एन.सी. मेहता। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लट्टू क्वेश्चन आता है। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर एन.सी. मेहता थे। पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे? ई.पी. मून। कौन थे? ई.पी. मून थे। और अगर बात करें हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और हिमाचल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। अच्छा, अगर हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार थे, तो क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा स्पीकर। तो पहले विधानसभा स्पीकर थे पंडित जयवंत राम। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंडित जयवंत राम पहले विधानसभा स्पीकर थे। लेकिन पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी? वो थी श्रीमती, याद रखना है, श्रीमती विद्या स्टोक्स। तो श्रीमती विद्या स्टोक कौन थी? तो श्रीमती विद्या स्टोक हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी। क्वेश्चन पूछा जाता है पहले मुख्य सचिव, तो पहले मुख्य सचिव थे के.एल. मेहता। अब यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए। टी.वी.आर. टाटाचारी क्या थे? तो टी.वी.आर. टाटाचारी हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बार आता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त थे टी.वी.आर. टाटाचारी। जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर कौन थे? एच.एस. ठाकुर। तो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पहले प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकारी थे। जे.एन. बनर्जी हमारा हो गया। एम.एच. बेग कौन थे? आपको मैं बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य क्या थे? ये हिमाचल प्रदेश के पहले उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस है आपके मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की पहले सेना प्रमुख जो हिमाचल प्रदेश से रहे और पहले सेना में प्रमुख रहे हैं, तो इनका नाम है जनरल वी.एन. शर्मा। क्या नाम है? जनरल वी.एन. शर्मा। तो इन क्वेश्चन को तो आप जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा लट्टू क्वेश्चन है कि मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो मंडी में तो 10 है और ऑप्शन में 10 है नहीं, और जब ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लगाओगे? नन ऑफ दीज लगाओगे। ये आपको पता रखना है, ठीक है। तो मंडी जिले में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? आपने याद रखना है मंडी जिले में विधानसभा क्षेत्रों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है? 10 है। 10 ऑप्शन में नहीं था। मंडी जिले में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कितनी, कुल कितनी है? तो कुल है आपकी 68 में से 20 है आरक्षित। एससी के लिए कितनी है? 17। और एसटी के लिए कितनी है? 3। दोनों भाई आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें आपके सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा है 15 कांगड़ा में, दूसरे नंबर पे मंडी में 10, तीसरे नंबर पे शिमला में कितनी है? 8। अब 5 सीटें हैं 5 जिलों में, वो है सिरमौर। इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया है, SMMC, नहीं ये वाला ट्रिक नहीं, इसके लिए दूसरा ट्रिक है, वो है सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, ऊना और चंबा। तो ये आपको याद रखना, CUHSH, ये है आपकी किसकी ट्रिक? 5 जिले ऐसे जिसमें 5-5 सीटें हैं। बोलेंगे चंबा में विधानसभा की 5 है, ऊना में भी 5 है सर, हमीरपुर में भी 5 है, सिरमौर में 5, सोलन में भी 5। तो हिमाचल के 5 जिले ऐसे जहाँ पे विधानसभा की सीटें 5-5 है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है वहाँ पर 4-4 सीटें कहाँ पर है, तो बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा की 4-4 सीटें, और एक कहाँ पर है सर? तो एक है लाहौल स्पीति और
किन्नौर में। तो किन्नौर में भाई एक एक सीट है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा यार, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर कितनी महिलाएं, अभी टीजीटी आर्ट्स में पूछा गया तो 3 है। आपके लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा जी, और आपकी पछाद से है रीना कश्यप जी, आपके सिरमौर में ये पछाद पड़ता है, पछाद। और अगर बात करें आपकी देहरा, देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पत्नी कमलेश ठाकुर जी, तो ये आपको याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। द स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट दिस प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये है आपका मशोबरा में। मशोबरा कहाँ पर? शिमला में। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो पढ़िए जो पेपर में आपको नंबर दिलाते हैं, वो ना पढ़िए जो आपको पेपर में एक भी नंबर नहीं दिलाते हैं। अच्छा, शिमला में एक तो आपका ये है, आपका शिमला में ये भी आपने सर पढ़ लिया कि शिमला में आपका मशोबरा में ये भी है। मशोबरा में और क्या क्या है? देखिए अगर मित्रों बात करें आपके वाइल्ड फ्लावर हॉल, एक शिमला में एक इमारत है बहुत बड़ी जिसका नाम है वाइल्ड फ्लावर हॉल। तो वाइल्ड फ्लावर हॉल को बनाया था अंग्रेज सेनापति लॉर्ड किचनर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के अधीन आता है। क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल में आग कब लगी? तो वाइल्ड फ्लावर हॉल में आग लगी थी 5 मार्च 1993 को। अच्छा, शिमला में ही जाखू मंदिर है, आपको पता होना चाहिए जाखू मंदिर कहाँ पे, ये भी शिमला में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाखू मंदिर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो CPRI आपकी कुफरी शिमला में है, जो कि पहले पाटलिपुत्रम में होता था, ये भी आपको याद रखना है। मशोबरा में आपका जो है वो एक मेला लगता है, सिप्पी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मशोबरा की बात कर रहा था, तो यहाँ पे सिप्पी मेला लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी आया था, मैं बार बार बोल रहा था टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, तो उठा था। देखो हम तो जो बोलते हैं पत्थर की लकीर होती है, और क्वेश्चन वहाँ से परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और इस बार की सिलेक्शन हमारी देखते ही बनती है। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे लोगों के स्टेटस जरूर डालूंगा, शेयर करूँगा, बस एक बार सब बच्चों का रिजल्ट आ जाए। आपका टीजीटी आर्ट्स से लेकर हर एक बच्चे का जब रिजल्ट हमारे बीच आ जाएगा, तो उसके बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये रिजल्ट शेयर जरूर करूँगा। तो मंडी रियासत का इतिहास की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मंडी रियासत का जो इतिहास है, इस पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है? तो इस पुस्तक के आपके जो लेखक है वो है आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की बात करें तो ये इस पुस्तक के लेखक है। पुस्तक का नाम है हिस्ट्री मंडी रियासत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट भी इसको कहा जाता है। लेकिन एक बुक और आती है, और उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो क्या बोलेंगे, क्या वो भी मनमोहन सिंह है तो सेम हिस्ट्री ऑफ मंडी, लेकिन पीछे इसमें स्टेट लगा है, तो स्टेट पीछे लगा होगा तो आएगा मनमोहन सिंह। अगर होगा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स तो आएगा आपका, अगर होगा खाली हिस्ट्री ऑफ मंडी तो आएगा विक्रम कायस्थ। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में आपसे सीधी सीधी पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग के राइटर कौन है? तो कांगड़ा पेंटिंग के जो है आपके वो आपके कौन है? तो वो है आपके MS रंधावा। MS रंधावा का नाम दिया, इन्होंने बुक लिखी है कांगड़ा पेंटिंग। APF हारकोट, सर APF हारकोट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था। तो अगर APF हारकोट की बात करूँ तो APF हारकोट के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति की जो बुक लिखी है वो लिखी है आपके APF हारकोट साहब ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर राम राहुल की बात करें, राम राहुल ने कौन सी बुक लिखी है? तो अगर बात करें हमारे राम राहुल जी की, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। तो राम राहुल के द्वारा एक बुक लिखी है हिमाचल बॉर्डरलैंड, हिमाचल बॉर्डरलैंड याद रखना है। और एक नाम है राहुल सांस्कृत्यान, एक राम राहुल अलग है, इन्होंने लिखी है बुक हिमालयन बॉर्डरलैंड, लेकिन अगर राहुल सांस्कृत्यान आएगा तो आएगा बुक का नाम किन्नर प्रदेश। तो किन्नर प्रदेश बुक आपको ज़रूर याद रखनी, ये भी परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू रियासत के संस्थापक कौन है? तो कुल्लू रियासत के संस्थापक विहंग मणिपाल है। और कुल्लू रियासत के जो सबसे शक्तिशाली राजा जो माने जाते हैं वो कौन है? तो कुल्लू रियासत की सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपके कौन? राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह जो है वो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा कौन है?
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो राजा जगत सिंह है। अगर बात करें राजा जगत सिंह की, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि राजा जगत सिंह ने क्या क्या किया था। तो इनके द्वारा जो है वो, इनको जो है वो औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। तो कुल्लू के किस राजा को राजा की उपाधि दी गई है, तो वो दी गई थी आपके किसको, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी, ये दी गई थी राजा जगत सिंह को। अच्छा सर, ये भी आपको पता चल गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कुल्लू के राजा तब कौन थे जब कांगड़ा का जो किला है वो महाराजा रंजीत के अधिकार में चला गया था, जिसने कुल्लू को भुगतान देने पर विवश कर दिया था। तो वो थे आपके राजा बिक्रम सिंह। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। अच्छा, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, विलियम मोलक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा कब की थी, तो विलियम मोलक्राफ्ट जो है लद्दाख की यात्रा के दौरान कुल्लू आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विलियम मोलक्राफ्ट 1820 में कुल्लू आया था, इस बात को आपने याद रखना है। और जब ये कुल्लू आया था तो कुल्लू के राजा उस समय कौन थे, अजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। तो अयोध्या से जो है कुल्लू जो लाई थी, अयोध्या जी की जो प्रतिमा वो लाई थी आपके राजा जगत सिंह। इनकी बात कर रहा था मैं। राजा जगत सिंह की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपुर 1660 में स्थानांतरित कर दी थी, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है। और इन्होंने जो है वो ये जो मूर्ति लाई थी वो 1653 में लाई थी। किसने लाई थी, तो याद रखना है दामोदर दास नाम के एक ब्राह्मण थे, इनके द्वारा जो इन्होंने मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाई थी। क्योंकि इनको एक ब्राह्मण ने बोला था कि भाई मूर्ति ला दो, तब कुल्लू के आपके जो पाप है वो सारे हट जाएंगे। क्योंकि राजा ने कुछ ऐसा किया था जिससे जो है वो राजा ने जो है वो कुछ ऐसा पाप किया था जिससे वो उसने उसको क्या बोला कि भैया ये रघुनाथ जी की मूर्ति लाओ, इससे इसके पाप हट जाएंगे। तो एक ब्राह्मण उसने कुल्लू भेजा और 1653 में ये मूर्ति रघुनाथ जी की वहाँ से लाई। अगला क्वेश्चन कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसकी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन की दोस्तों बात करें तो उसकी जो सबसे लंबी सुरंग है सर वो कौन सी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो वो है आपकी कौन सी सुरंग, तो वो है आपकी बड़ोक सुरंग। बड़ोक सुरंग कहाँ पड़ती है, किस जिले में, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अगले बार। तो बोलेंगे बड़ोक सुरंग आपके हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बड़ोक सुरंग की जो लंबाई है वो 1143 मीटर है। 1143 मीटर बड़ोक सुरंग की लंबाई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बड़ोक सुरंग का उद्घाटन कब, आपका जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसकी ये कब इनोग्रेट हुआ था। इसको इनोग्रेट किया था लॉर्ड कर्जन ने 9 नवंबर 1903। तो 9 नवंबर 1903 को इसको इनोग्रेट किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 1906 में यहाँ पर पहली बार रेल चलाई गई, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें टोटल सुरंगें कितनी थी, तो उसमें 103 टोटल सुरंगें थी, लेकिन वर्तमान में 102 रह गई है। सर 103 का आइडिया कैसा लगा है, शिमला गए हो ना, तो वहाँ पर 103 नामक एक जगह है, उससे पता चलता है कि इसमें टोटल 103 सुरंगें और लास्ट टनल है इसकी। लेकिन वर्तमान में एक टूट गई है, तो 102 सुरंगें कालका शिमला रेलवे लाइन में मानी जाती है। और बाबा बालकूराम का संबंध कालका शिमला रेलवे लाइन से है। कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई 96.54 किलोमीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए इसको यूनेस्को में कब डाला गया, तो इसको यूनेस्को में 3 जुलाई, याद रखना है 3 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को में डाला जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में ये बात भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है। तो नैना देवी मंदिर हिमाचल के बिलासपुर में है। यहाँ पर अगस्त माह में नैना देवी माता का मेला भी लगता है। बिलासपुर में एक नलवाड़ मेला लगता है, नलवाड़ी मेला बहुत फेमस है। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इस मेले को सर शुरू करवाया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। हमीरपुर की बात करते हैं, हमीरपुर में कौन कौन से मंदिर है। सर हमीरपुर में बहुत सारे मंदिर हैं। हमीरपुर में आपका गौरी शंकर मंदिर है जो कि सुजानपुर टीरा में है। मुरली मनोहर मंदिर है जो कि ये भी सुजानपुर टीरा में। नर्मदेश्वर मंदिर है, ये भी आपके कहाँ पड़ता है, आपके हमीरपुर में पड़ता है। आपका एक शनिदेव मंदिर है जो कि उत्तर भारत का एकमात्र शनिदेव मंदिर है, हमीरपुर के लंबलू में है। और घसोटा महादेव मंदिर कहाँ पर है, ये घसोटा महादेव घसोटा नामक जगह हमीरपुर में ही पड़ता है। ये भी बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर के द्योटसिड में है, इस मंदिर को द्योटसिड मंदिर भी कहा जाता है। और ये एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, द्योटसिड मंदिर कहाँ पर है, हमीरपुर के चकमो। तो हमीरपुर के चकमो में है द्योटसिड मंदिर, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बात करें आपकी
उन्ना ऑप्शन में दिया है। उन्ना में आपका बाबा बड़भाग सिंह जी का गुरुद्वारा है और यहीं पर बाबा बड़भाग सिंह का मेला उन्ना के मैडी नामक जगह में मनाया जाता है। चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर उन्ना में है। 51 शक्ति पीठों में से 7 मुख्य शक्तिपीठों में उन्ना का जो चिंतपूर्णी मंदिर आता है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे चिंतपूर्णी का जो मतलब है वो चिन्ह मस्तिका, मतलब कि वहाँ पे जो माता के जो है सिर और माथा गिरा था जब वो 51 उसमें बटा था। तो आपने याद रखना है। उन्ना की बात करें तो उन्ना में एक बाबा रुद्रनंद आश्रम भी है, ये उन्ना नेरी में है। शिव बाड़ी है एक उन्ना के गगरेड में, ये पड़ती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर कांगड़ा में क्या क्या है? कांगड़ा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। कांगड़ा में आप एक चीज़ नहीं बता सकते, कांगड़ा बहुत बड़ा है। कांगड़ा में आपका चामुंडा देवी माता का मंदिर है, ज्वालामुखी माता का मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ज्वालामुखी माता का जो मंदिर है ना कांगड़ा में, वहाँ पर गुंबद चढ़ाया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। तो कब चढ़ाया था? 1813 में। ये सोने का गुंबद जो है वो महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में कब चढ़ाया? तो बोलेंगे 1813 में चढ़ाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, परीक्षाओं में ये भी काम आने वाली बात है। जितनी बातें आप बोलते हो सारी बातें काम आने वाली होती है। आपके ऊना में ही आपका ब्रजेश्वरी मंदिर है जो कि जिसको महमूद गजनवी ने नष्ट कर जो है उसको एक मस्जिद बना दी थी, परंतु जल्द ही दूसरी बार उसको मंदिर बना दिया गया था। आपका बैजनाथ मंदिर, ये भी कांगड़ा में है, भगवान शिव को समर्पित है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम। किरग्राम, ये भी आपको याद रखना। बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? किरग्राम। और इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक पेन लाने वाला हूँ और पेन से थोड़ा सा और आसान हो जाएगा मेरे को भी करवाना। देखो एक शीतला माता का मंदिर है, एक इद्रेश्वर मंदिर है माता का, ये भी आपके कांगड़ा में ही पड़ता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, अगर आपका भी कोई सगा संबंधी टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी साथी है, मेरा भाई बहन कोई भी है जो कर रहा है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे। इसकी सिलेबस आप देख सकते हैं, जो टीजीटी आर्ट्स वाले हमारे भाई हैं उनके लिए डाली है। नॉन मेडिकल के लिए भी बहुत जल्द आपके बीच एक ऐसी ही वीडियो डाली जाएगी। तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपका कोई भी साथी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मेरी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाके शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की बात हो रही है, तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। आज मार्च माह की बात करेंगे। मार्च माह की बात करूँ तो मार्च माह में शून्य भेदभाव दिवस और नागरिक सुरक्षा दिवस तो मनाया जाता है 1 मार्च को। फिर आता है आपका 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व वन्यजीव दिवस। फिर मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 8 मार्च। 8 मार्च को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को होता है। इसके अलावा आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई किसी भी परीक्षा में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता के अधिकार के लिए पूरी दुनिया में 15 मार्च को दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को है। वानिकी दिवस एक बार पूछा गया है टेट में। राष्ट्रीय विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और 22 मार्च मैंने आपको बता दिया है। 28 मार्च को कुछ होता है? जी नहीं, आपका 24 मार्च को जरूर होता है। तो 24 मार्च को होता है विश्व क्षय रोग दिवस। और अगर बात करें विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ओनली 28 मार्च है और 22 मार्च है, बाकी सब भूल जाओ और पेपर के लिए आगे बढ़ते जाओ। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक याद कर लो, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार परीक्षाओं में देखने को हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? एक किताब है और उस किताब का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ किताब के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है आनंद मठ किताब है। इस बात को आपने याद रखना है। और आनंद मठ की अगर मैं बात करता हूँ तो आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिखा गया। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस के 92वें अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। ये भी आपने बिल्कुल याद रख लिया इंपॉर्टेंट तरीके से। रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया के पहले व्यक्ति जिनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। इनकी कुछ बुक से देख लेते हैं, तो इनकी बुक से बहुत सारी है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन हम वही देखेंगे जो परीक्षा में आती है। चित्रगंधा, गीतांजलि। गीतांजलि उनकी वो पुस्तक है जिनके लिए इनको पूरी दुनिया में 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के अलावा इनकी विसर्जन के अलावा इनकी कौन कौन सी है? गोरा के अलावा इनकी है गार्डनर।
तो गार्डनर, गोरा, चित्रगंधा, गीतांजलि, विसर्जन, आपकी अगली इनकी जो है वो कौन सी है, चंडालिका, चंडालिका, और दूसरी आपकी हुंगरी स्टोन्स। तो ये सारी आपको याद रखनी है, हुंगरी स्टोन, चंडालिका, गोरा, ये सारी रविंद्रनाथ टैगोर की है। सर सरोजनी नायडू की भी कोई बुक है, क्या बता सकते हो? जी हाँ, सरोजनी नायडू की भी किताबें हैं। अगर सरोजनी नायडू की बात करूँ तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी 1905 में, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। तो द गोल्डन थ्रेशहोल्ड इनकी एक बुक है सरोजनी नायडू की। द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम भी किसकी है, सरोजनी नायडू की है। अच्छा, अरविंदो घोष के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई थी? अच्छा, अरविंदो घोष की बात करें, ये भी देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है अरविंदो घोष भी, यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो अरविंदो घोष की बात करूँ तो इनकी एक बुक है जीवन, सावित्री, संस्कृति के आधार, द गॉड एंड द गॉड्स, द गॉड एंड द गॉड्स इनकी एक बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। इनकी एक बुक है द वॉर ऑफ द गॉड, ये तो गॉड वाली किताबें इनकी अरविंदो घोष की है। तो सबकी किताबें हमने थोड़ी थोड़ी यहाँ पे देख। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस राजभाषा में भाषाओं की बात की गई है? तो अनुच्छेद 343 के 1 में की गई है। ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, तो याद रखेंगे, मैं यही चाहूँगा, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला रहा है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का। और राष्ट्रपति की शपथ की बात किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 60। लेकिन कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो फिर शपथ कौन दिलाएगा? तो अगर भारत का राष्ट्रपति अगर भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो दिलाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन अगर वरिष्ठतम न्यायाधीश तो होगा ही होगा ना, सबसे बड़ा तो होगा ही होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो उसको कौन दिलाता है? उसको राष्ट्रपति। अभी हाल फिलहाल में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, जीबीटी वालों, नॉन मेडिकल वालों ध्यान से सुन लो। इनका नाम है श्री भूषण रामकृष्ण गवई। कौन से नंबर के है? 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर के है? 52वें नंबर के। मैं बता रहा हूँ आज ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसलिए 1 नंबर पक्का कर लो, ठीक है। मेरे जो मैराथन चलिए उनको पक्का कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं, बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष देता है वो किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति को शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, और त्यागपत्र भी भारत का राष्ट्रपति देगा। भारत का महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के न्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में की जाती है। आर वेंकटरमणी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है। उपराष्ट्रपति बात करें भारत के जगदीप धनखड़ है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें भारत में कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो भारत के लोकसभा जो अध्यक्ष है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के जो अध्यक्ष है भारत में, वो जो आपके है वो है आपके ओम बिरला जी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बता चुका हूँ, श्री भूषण रामकृष्ण गवई। तो अगर आज की वीडियो आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव टू।